नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पुलिस ने इरफान और छेनू गैंग के एक सक्रिय सदस्य को पकड़ा। 5 से ऑटोमेटिक पिस्टल, देसी पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस किए बरामद। पुलिस कर रही मामले की जांच। कल्याणपुरी पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चलाकर आरोपी को पकड़ा। एक व्यक्ति से 1300 ग्राम marijuana के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। यमुना का जल स्तर घटा। लोहा पुल से ट्रेनों की आवाजाही हुई शुरू। धीमी गति से गुजरेंगी ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी राहत। GDP अस्पताल में 700 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाले जाने पर प्रोटेस्ट। कर्मचारियों का कहना, बिना नोटिस के हमको निकाला गया, अब हम कहां जाएंगे। जगतपुरी में बस स्टॉप पर नहीं रुकती बसें। यात्रियों को घंटों करना पड़ता है बसों का इंतजार। नई बस रूट लगने से होती है काफी परेशानी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। गैंगस्टर और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ शॉक वेव पॉलिसी का हवाला देते हुए टीम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इरफान और छेनू गैंग के एक सक्रिय सदस्य को पकड़ा है, जो अपने प्रचार के लिए मीडिया पर पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल करता था। स्थानीय लोगों के बीच उसकी गलत मंशा को पूरा करने के लिए काम कर रहा था। पुलिस ने इनके पास से एक अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 देसी पिस्टल बरामद की है। साथ ही 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली की कल्याणपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें कि ऑपरेशन सुदर्शन के तहत थाना कल्याणपुरी के कर्मचारियों ने एक व्यक्ति को 1300 ग्राम marijuana के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी का नाम गुलजार है, जो कि कल्याणपुरी में रहता है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। यमुना नदी का जल स्तर में कुछ कमी आने से लगभग 27 घंटे बाद लोहा पुल से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। पुल खोले जाने के बाद सबसे पहले शाम 7:08 पर अमृतसर जयनगर हमसफर एक्सप्रेस इससे होकर गुजरी। उसके बाद पुरानी दिल्ली से शाहदरा होते हुए गाजियाबाद की तरफ जाने वाले अन्य ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। सुरक्षा को ध्यान में रखकर अभी इस पुल में धीमी गति से ट्रेनें गुजारी जा रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार शाम 4:17 पर लोहा पुल से ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई। लंबी दूरी की ट्रेनों को नई दिल्ली तिलक ब्रिज के रास्ते चलाया गया था। भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही है। बंदे को किसी काम से अर्जेंट जाना है, इमरजेंसी, उसको अपना बिजनेस वगैरह करना है, वो क्या करेगा ये बताओ। अच्छा ये बताइए कि आप कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? भैया हम आ रहे थे भजनपुरा से, हमें जाना है सिर्फ लाजपत राय मार्केट। अब इसके लिए हमें इतना लंबा चक्कर काट के जाना पड़ेगा। अब ये इतना इजी रास्ता था। मेन चीज़ ये कि आम इंसान को परेशानी हो रही है, तो इस सबसे क्या होगा बताओ ना, हमें क्या दिक्कत, हम क्या करें, किससे बोलें। पानी नहीं आ रही है, पानी की दिक्कत भी हो रही। ये पानी अब कभी बढ़ेगा, अब क्या करेंगे। खाना बेटे में आते हैं, आदमी काम करने वाला काम में चल जाते। बेटे में तुम रोटी देने आएगी सूखे तुम खाएगी कि रोटी जब आते हैं तो टाइम पर भूखो रहते तो खा लेते हैं। जब तू 12-1 बजे रोटी लेकर आएगी, सारे बंदा किधरों चले जाते अपने काम। दिल्ली सरकार की GTB अस्पताल में 700 से भी ज्यादा कर्मचारियों को निकाला गया है। आपको बता दें कि GTB अस्पताल के अंदर ये लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ना तो इनके पास कोई नोटिस दिया गया और ना ही इन्हें सूचित किया गया। जब ये कर्मचारी सुबह अपने दफ्तर पहुंचे तो उनको बताया जाता है कि उनको निकाल दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसे में हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। सर पर त्योहार है और उससे पहले इस तरह की कार्यवाही काफी गलत है। 120 दिन पहले हमें सूचित किया जाता तो शायद हम कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से कार्यवाही की है और ऐसे में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। साथ ही कहा कि तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना काल में हमने सफाई से लेकर पेशेंट तक की देखभाल की थी, उसके बावजूद इस तरीके का निर्णय लिया गया है। शायद अगर हमें पहले बता दिया जाता तो हम कोई और जॉब ढूंढ लेते। अब इस तरीके का फरमान जारी कर दिया गया है और ऐसे में हमारे बच्चे क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, ये तो भगवान भरोसे है। कोई अधिकारी हमसे बात नहीं कर रहा, साथ ही कोई बात करने भी नहीं आ रहा। हम अपनी बात किसको बताएं, किसको सुनाएं, समझ नहीं आ रहा। सर ऐसा था कि जो भी कंपनी आती है तो वो 1 महीने का 2 महीने का टाइम देती है जी। तो इस कंपनी ने हमें कोई टाइम नहीं दिया गया। ये कहा गया कि कल आके हमको शाम को कहते हैं कि आपका टेंडर खत्म हो गया जी, सफाई कर्मचारी का। फिर उसके बाद में कहते हैं कि अन्यों का भी कुछ पता नहीं है अभी।
ये बात में उन्होंने वो करा। किसी ने आके हमें ये नहीं बोला कि भाई कभी ब्रीफिंग करके बताया हो कि भाई तुम्हारा टेंडर 3 महीने से पहले खत्म हो चुका है या कुछ भी हुआ, किसी ने कोई दिक्कत नहीं करा। तो आपके ऑफिस से भी आपको जानकारी नहीं वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा, ऑफिस वाला भी तो नहीं आ रहा ना कुछ। परेशान नोटिस दे दिया है जो 8 सालों से काम कर रहे थे, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी से आज कुछ भी दिक्कत नहीं है। हमें साल भर का बोनस प्लस एरियर सैलरी छुट्टी सब कुछ हमें टाइम पे दिया जाता है। सर इस जो कंपनी का टेंडर और एमडी साहब ने बता दिया कि फलानी कंपनी को टेंडर आ रहा है, वो कंपनी ऐसी है यहाँ पे 25 सालों से काम कर रही है। तो उस कंपनी ने न्यू ज्वाइनिंग दिखा के जो 25 साल से वर्कर काम कर रहे थे उन्हीं से 25-30 हज़ार को 16,000 रुपये लेकर नई भर्ती करी है। और वर्करों से भी उसने नोटिस लगा दिया था कि भर्ती हो रही है, रजिस्ट्रेशन कराए DDL में, वहाँ पे चेक लेके पैसे लेके उन्होंने भर्ती कर ली। सर जो वर्कर अपनी कंपनी, आप कब से काम करते थे GTV अस्पताल में? 8 साल से कर रहे हैं HLL कंपनी में। सर ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम सब लोग यहाँ पर ड्यूटी पर आए थे सुबह जी। तो हमें ये बोला गया है कि अब आप लोग यहाँ पर ड्यूटी नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों की कंपनी का टेंडर यहाँ से चला गया है जी। और सर इन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी, हमें कुछ नहीं बताया किस चीज़ के बारे में भी, ना ही हमें कोई नोटिस दिया गया। भाई कोई भी कंपनी हो या कोई भी ऐसी कोई बात होती है तो कम से कम 120 दिन पहले बताया जाता है, सभी वर्कर्स को दिया जाता है एक बार लिखित में कि भाई आप लोगों की कंपनी यहाँ से जा रही है और आप लोग अपना अपना काम ढूंढ लीजिए। लेकिन यहाँ पर हमें किसी ने ऐसे कोई वो नहीं बताया। अभी हम आज ड्यूटी पे चढ़े हैं आकर के तो हमें ये बोल दिया गया कि आप लोगों की कंपनी यहाँ से जा चुकी है और आप लोग यहाँ से चले जाइए, अब आप लोग यहाँ पर काम नहीं कर सकते। लगभग कितने कर्मचारी होंगे यहाँ पर? सर लगभग यहाँ पर 80 से 100 कर्मचारी हमारे हैं यहाँ पर HK मैप है, सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। सर हम लोगों ने यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ जी। दिल्ली की कई बस स्टॉप ऐसे हैं जहां पर आज भी लोगों को घंटों बसों का इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कई बस स्टैंड ऐसे हैं जहां पर बस आती है तो रुकती ही नहीं है। अगर बात की जाए जगतपुरी के A ब्लॉक पर बने बस स्टैंड की तो यहाँ पर नया नंबर प्लेट लगाया गया है, लेकिन जो भी नंबर प्लेट लगाई गई है केवल 1-2 को छोड़कर यहाँ पर कोई भी बस नहीं रुकती, जिससे लोग काफी कंफ्यूज हैं। लोगों का कहना है कि कुछ बस रूट यहाँ पर काफी पहले से तय हैं जो कि बस यहाँ पर रुकती हैं, लेकिन जो भी नई बस रूट लगाए गए हैं वो यहाँ पर नहीं आती हैं, जिससे काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ये जगतपुरी के स्टैंड है, यहाँ पे हमेशा से रुकता है। हाँ हमेशा फेर स्टेज है, यहाँ पे अक्सर रुकेगी गाड़ी। बस स्टैंड पे लेकिन इसका नंबर लिखा हुआ नहीं है। अब कहीं हो सकता है लिखने वाले में मिस्टेक हो गई हो। कोई रूट बदला गया है क्या बसों का? नहीं इसका रूट नहीं बदला गया, बाकी और नहीं बता सकते हैं। बाकी के बदले जा रहे हैं, बाकी बदले गए होंगे लेकिन इसका रूट अभी वही पुराना ही है, अभी वही चल रहा है कम से कम 20 साल से। यहाँ पे आप रोकते हो हमेशा? हम तो काफी दिन चला रहे हैं गाड़ी को। रूट नंबर ना लिखो फिर भी बस रुकेगी यहाँ पे? यहाँ कंपलसरी है, यहाँ तो फेयर स्टेज है, यहाँ रुकना है। रात में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि बस का रूट लिखा नहीं हुआ है यहाँ पर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जब हमें पता है कि यहाँ सवारी ऑलरेडी रहती हैं, सवारी स्टैंड बना हो उठाना सवारी में, जितने भी स्टैंड बने हुए हैं हमें वहाँ सवारी ऑलरेडी लेना है, उतारना भी चढ़ाना दोनों चीज़ें हैं। लेकिन जो नया बंदा अगर कोई आता है वो देखेगा? हाँ वो जैसे कोई नया बंदा आया, अब वो देखा यहाँ 30-40 रूट नहीं लिखा हुआ है, कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन ये पब्लिक प्लेस में बता भी सकते हैं लोग कि नहीं यहाँ स्टैंड है। ये 165 तो आती है ना, तो 261 है, कोई बसें नहीं आती है इसमें। परेशान रहते हैं वहाँ, प्राइवेट गाड़ी के चक्कर में खड़े रहते हैं, RTV के चक्कर में है। मैं आधा घंटा 1 घंटा तो मुझे हो गया खड़े खड़े यहाँ पे। नहीं वही सेम किराया लेती है वो। अब वो तो रूट कम है ना, 1-1 घंटे 2-2 घंटे का वेट करना पड़ता है। मान लो ऑफिस जाना लगे, हमें भजनपुरा जाना पड़े तो वही 2-2.5 घंटा मान लो। पहले से ही है ये, अब पता नहीं प्राइवेट वाले खरीद लेते हैं इनको, जो दूसरे रूट से निकाल देते हैं। खुद को तनाव को दूर रखें ताकि आपका दिल ठीक से धड़कता रहे। दिल की बीमारी को अनदेखा नहीं करना चाहिए। कुछ चीजों पर ध्यान दिया जाए तो हृदय की बीमारियों को कम किया जा सकता है। हृदय से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। चिंता करने वाली बात यह है कि अब युवा भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। वर्ल्ड हार्ट डे पर डॉक्टर्स ने लोगों को इन बीमारियों से बचाने की सलाह भी दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। आज के जो वर्ल्ड हार्ट डे है, इसका मैसेज है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। आज से पहले जितने भी मैसेजेस होते थे वो कहते थे कि हार्ट से कैसे बचे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, ब्लड प्रेशर, शुगर, इनसे कैसे अपने आप को ठीक रखें। लेकिन इस बार की जो थीम है डिफरेंट थीम,
यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट मीन्स कि अपनी जो हृदय है उसको कितनी गंभीरता से हम सुने समझें और उसके ऊपर हम उसका प्रयोग पॉजिटिवली एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड के अंदर कैसे करें। दोस्तों, पिछले 50 साल पीछे अगर हम जाएं तो करीब करीब जो है वो 1950 से लेके 1990 तक हार्ट अटैक की संख्या जो है वो दुगनी हो गई थी और 1990 से लेके 2006 तक जो है ये दुगनी हो गई थी। यानी कि पहले 40 साल लगे, उसके बाद 20 साल, और 2006 से 2016 10 साल के अंदर हार्ट अटैक की संख्या जो है वो दुगनी हो गई है। तो यानी कि 10 साल का गैप कम हो गया है, नंबर ऑफ हार्ट अटैक जो हैं वो डबल होते जा रहे हैं। साथ साथ हमने ये देखा है कि 2016 से लेके अब तक 2% बढ़ोतरी हो गई है युवाओं के अंदर हार्ट अटैक के अंदर। इसका मतलब ये है कि यंगर लोग जो हैं, 40 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, उनके अंदर हार्ट अटैक की संख्या जो है वो बढ़ गई है, उसमें ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, 2% ज़्यादा हो रहा है। आजकल हम ये सुनते हैं आम कि यंग कोई डांसर डांस करते समय या यंग कोई सिंगर गाना गाते समय या कोई एक्टर, उनकी अचानक से जो है वो मौत हो जाती है, सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। इन सब चीज़ों के लिए अवेयर करने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एमसीडी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल ड्रेस, किताबें, जूते, स्कूल बैग आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए लगभग 1100 रुपए मिलते हैं। बीजेपी शासित एमसीडी ने छात्रों को ये पैसा देने से मना कर दिया है। आप विधायक और साथ ही प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पूरे देश में एक नजीर पेश कर रही है कि शिक्षा मॉडल कैसा होना चाहिए और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। जब हमने इस विषय पर पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से और पूर्व निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष BS पवार से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। दुर्गेश पाठक हमेशा झूठ और झूठ की राजनीति करते हैं। उनका बयान पढ़ने में आया कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के बच्चों को जो 1100 रुपये हर साल वर्दी और जूतों के लिए दिए जाते हैं वो नहीं दिए गए। बात उनकी सच है, लेकिन क्यों नहीं दिए गए? पिछले 2 सालों से दिल्ली सरकार के द्वारा जो प्लान हेड से इनके लिए पैसा आता है, बच्चों के लिए पैसा आता है, जो बच्चों की वर्दी और किताबों के लिए आता है वो नहीं दिया गया। किताबें हम दे चुके हैं, लेकिन वर्दी और जूतों के लिए जो पैसा आता है उन्होंने अभी तक नहीं दिया। कई बार मांगने के बावजूद उन्होंने पैसा नहीं दिया। वो जवाब दें कि उन्होंने पैसा अभी तक क्यों नहीं दिया। जो बच्चों के हक का पैसा है, बच्चों की वर्दी का पैसा है, बच्चों के जूतों का पैसा है। बच्चे क्या जूते ना पहने? क्या बच्चे वर्दी ना लें? क्यों ना लें? उनको पढ़ने का हक है, उनको वर्दी सिलवा के पहनने का हक है, नई वर्दी पहनने का हक है। दुर्गेश पाठक जी जवाब दें कि उन्होंने पिछले 2 सालों से पैसा क्यों नहीं दिया। ये जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, ऑन रिकॉर्ड है, प्लान हेड में उन्हीं का सर्कुलर है। अपने सर्कुलर को ये लोग नकारते हैं। दिल्ली सरकार के सर्कुलर के मुताबिक शिक्षा के क्षेत्र में एमसीडी को 1100 रुपये का अनुदान पर विद्यार्थी उन्होंने देना है और गत 2 सालों से ये प्लान फंड में पैसा आना था, परंतु दिल्ली सरकार को बार बार आग्रह करने के बावजूद भी और निगम की सारी समस्याएं बताने के बावजूद भी कि निगम में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, आप तुरंत पैसा फंड दे करके हम उन पढ़ रहे बच्चों के खाते में ये पैसा जमा करा दें। परंतु दिल्ली सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी और अब इनके श्री दुर्गेश पाठक अखबार के माध्यम से अपनी राजनीति चमका रहे हैं कि 10 लाख बच्चों को निगम वर्दी के लिए पैसा नहीं दे रहा है, 1100 रुपये नहीं दे रहा है और हमारा सर्वोत्तम शिक्षा मॉडल है दिल्ली सरकार का, तो सर्वोत्तम शिक्षा मॉडल है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली सरकार से, क्या निगम जो आपने प्लान में पैसा देना था वो आपका नहीं बनता देना? पूरी दिल्ली आपकी है, दिल्ली सरकार है। प्राइमरी एजुकेशन हम दे रहे हैं बच्चों को, इंग्लिश मीडियम हम दे रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग हमने बनाई है, कम से कम आपको तारीफ करनी चाहिए। प्राइवेट गाड़ियों को कॉमर्शियल कैब के रूप में रजिस्टर्ड करने के लिए नई स्कीम लाने का आश्वासन देने के बाद भी परिवहन विभाग की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। 1 अगस्त को कैब चालकों की 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के बाद दिल्ली सचिवालय में यूनियन के पदाधिकारियों के साथ परिवहन मंत्री और विभाग के अधिकारियों ने एक मीटिंग की थी। इस बैठक में चालकों को आश्वासन दिया गया था कि सरकार स्कीम तैयार कर रही है और जल्द ही इसे लागू करके प्राइवेट गाड़ियों को कॉमर्शियल स्कूल कैब के रूप में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
लेकिन करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक स्कीम जारी नहीं की गई है। इस बीच प्राइवेट गाड़ियों से स्कूली बच्चों को ले जाने में भी ड्राइवरों के चालान लगातार कट रहे हैं। सरकार के इस रवैये को देखते हुए कैब चालक अब एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सीसीएन के रिपोर्टर एरहार चौधरी ने इस पर कैब ड्राइवर से बात की तो उन्होंने कहा कि वे 3 तारीख को दिल्ली के सीएम से मीटिंग करेंगे। मीटिंग में क्या निकल कर आता है उसके बाद वे प्रोटेस्ट को लेकर फैसला करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि मीटिंग में उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। कैब ड्राइवर चाहते हैं कि जल्द से जल्द परिवहन विभाग की तरफ से कॉमर्शियल गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए स्कीम आए। जो भी अभी हमारी जो कैब चल रही है, अगर उसको ये कमर्शियल में यूज़ करने के लिए हमें अनुमति देते हैं अथॉरिटी वाले तो ठीक है, अगर नहीं देंगे अथॉरिटी वाले हमें तो हम हड़ताल पर आगे जाने की वो करेंगे। अगर नहीं दी जाएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। और कुछ केजरीवाल जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो उनके यूनियन, हमारी जो यूनियन के प्रधान हैं उनसे एक बार बैठ के मीटिंग करी जाए। देखो जी, कैब तो हर कोई बंदा चलाता है, ये इस टाइम रोजी रोटी के लिए हर कोई बंदा कैब चलाता है। अगर रोजी रोटी के लिए कैब नहीं चलाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। कमर्शियल गाड़ी अब हमारे को मिल नहीं रही है, या तो कमर्शियल चालू करें अथॉरिटी से तो हम कमर्शियल लेके यूज़ करें उसको। देखो जी, हमारे को जो 2 महीने का टाइम दिया गया था वो टाइम तो हो गया पूरा। वो अभी तो कोई इसका फॉर्मेट बना नहीं, ना इनका कोई वो बना, इनका सिस्टम बनाया इन चीज़ों के लिए। अब ये 3 तारीख को हमने केजरीवाल जी के घर जाना है। अगर वो मिलेंगे और हमारी बातें सुनेंगे तो उसके बाद वहाँ पे क्या डिसीजन निकलता है और हमारी मांगों को कितना सुना जाता है, कितनी मानी जाएंगी, ये वहाँ जाके पता लगेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जन स्वास्थ्य के हित में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह अधिसूचना बिना सोचे समझे और उसके निहित अधिकारों से परे जाकर जारी की गई है। यह अधिसूचनाएं साल 2015 से 2021 के बीच समय समय पर जारी की गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव और कई प्रकार की बीमारियों की जानकारी है और धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस प्रकार पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि नशे जैसी चीजों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए, आदेश रद्द होना चाहिए और आदेश रद्द होना सही नहीं है। मार्केट में आता है इसलिए लोग गुटखा या फिर नशे का सेवन करते हैं। जब मार्केट में आना ही बंद हो जाएगा तो लोगों की आदत भी धीरे धीरे छूट जाएगी। गुटखा और नशे के सेवन से यूथ पर भी काफी फर्क पड़ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी नशे का पदार्थ देश में यूज नहीं होना चाहिए। इससे तो हमारे नौजवान का भविष्य बहुत मझधार में जा रहा है और आने वाली जनरेशन जो है ना हमारी, इस गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, ये तो होना ही नहीं चाहिए देश के अंदर। ये गलत करा सरकार ने। जब रोक लगी तो रोक ही लगनी चाहिए। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन से हमारे चाय में डालते हैं, यूज करते हैं, उससे कैंसर बढ़ रहा है, कुछ लोगों से कैंसर बढ़ रहा है। गुटखे को उठाते हैं, प्रोटीन नहीं गलती, प्रोटीन सालों साल निकल पाएगी, हजारों साल तक निकल पाएगी। प्लास्टिक तो यूज ही नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। नशा की सारी चीज़ बंद करना चाहिए, आए नहीं देश में, ये तो सवाल नुकसान के अलावा क्या करती है। बिल्कुल ही बंद होना चाहिए नशा, तब तो ठीक है, पर इनके बस की बात ही नहीं। बगैर नशे का काम कैसे चले? बच्चे बिगड़ते हैं, स्कूल के बच्चे बिगड़ते हैं, इससे कोई लाभ मिले तब तो ठीक है। ये सब कहने की बात है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैंने इसलिए खा लिया, मुझे टेंशन है। डॉक्टर ने बताया ये दवाई की जगह थोड़ी ना काम करेगा, जब मिलेगा ही ना तो अपने आप छूट जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने गोकलपुरी फ्लाईओवर के नीचे पीएफआई के 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाने को लेकर डीसीपी संजय कुमार सेन ने मॉकड्रिल कर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। सभी थानों को गोकलपुरी फ्लाईओवर के नीचे अपने पुलिस मुस्तैदी का जायजा लिया और साथ ही डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि उत्तर पूर्वी जिला में जैसा कि सभी को पता है कि ये एक सेंसिटिव क्षेत्र है, जिसको लेकर गोकलपुरी फ्लाईओवर के नीचे एक मॉकड्रिल कर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया गया और अपनी पुलिस टीम को 3 ग्रुप में बांटा गया। उन्होंने बताया कि येलो, ऑरेंज और रेड टीम बनाई गई हैं, जिससे वे क्षेत्र में कोई भी घटना घटने पर तुरंत उसे पहुंचकर उस पर जल्द से जल्द वारदात को काबू कर पाएंगी। और इसी को लेकर डीसीपी संजय कुमार सेन ने गोकलपुरी फ्लाईओवर से लेकर रोड नंबर 66 मौजपुर की तरफ पैदल मार्च निकालकर भी क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही इस पर मोबाइल में दिल्ली पुलिस की एम्बुलेंस, वज्रा, वाटर कैनन भी मौके पर मौजूद रहे। मॉक ड्रिल एक हमारा डिस्ट्रिक्ट का रेस्पॉन्स मैकेनिज्म को चेक करने का और इवॉल्व करने का एक प्रयास है, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम इस बात के लिए इफेक्टिवली तैयार रहे कि कभी भी अगर कोई एडवर्स सिचुएशन होती है उसको डील करने में, उसको रिस्पॉन्ड करने में वो पूरी तरह से काबिल रहें। इसके रिगार्डिंग एक येलो स्कीम, ऑरेंज स्कीम, रेड स्कीम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बनाई हुई है, जिसमें येलो स्कीम में अगर कभी कोई
कुछ भी हो तो उसका रिस्पॉन्स डिस्ट्रिक्ट टीम इफेक्टिवली कर पाए, ये वो मैकेनिज्म है। और मॉक ड्रिल में सब लोगों का जो रिस्पॉन्स रहा है मेरी पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम का, वो काबिल तारीफ है। वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए इस साल 1 अक्टूबर से ग्रैब के तहत कई पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि व्हीकल पॉल्यूशन में भी वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारक है। इसलिए इसको रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी सख्ती से कुछ पाबंदियां लागू कर रही है। खासकर पीयूसी सर्टिफिकेट को साथ रखना अनिवार्य कर दिया गया है। कोई वाहन चालक 1 साल से पुराने वाहन को ड्राइव करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। सभी तरह के वाहनों के लिए लागू कर दिया गया है। और इस पर हमने वाहन चालकों से बात की तो उनका कहना है कि प्रशासन का ये काफी अच्छा फैसला है, क्योंकि पहले भी जब ड्राइव चली थी तो काफी लोगों ने पीयूसी बनवाया था, अब फिर से लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो उनका चालान होना चाहिए मैडम, उन लोगों को करवाना चाहिए, पोल्यूशन की जांच करानी चाहिए। बहुत ज़्यादा है, फाइन भी थोड़ा कम होना चाहिए और लोगों को भी कराना चाहिए ताकि फाइन होए ना। पोल्यूशन कराना चाहिए, जरूरी, अच्छी बात है, करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाना चाहिए, लेकिन कोई फ़ायदा तो है नहीं। अगर मान लो गाड़ी, अब कितने मैंने देखा ट्रक वो मारते, धुआं मारते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई होती नहीं है, हम जैसों को पकड़ लेते हैं। चालान तो कम नहीं करना चाहिए। अगर हमारे को डर होगा कि भाई चालान मोटा है, कमी 100 रुपये लग रही है पोल्यूशन कराने में, तो मैं 100 रुपये का पोल्यूशन करा लूँगा। हमारा चालान तो हल्का सा, कोई नहीं, तो चालान तो सही है 10,000 का, लेकिन पोल्यूशन करवाना चाहिए। तो कैसे क्या अच्छी बात भी एक देखा जाए तो कम से कम आम पब्लिक, मतलब कि गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो तो करेगी डर के हमारे, कम से कम। ज़्यादा क्या, पहली बात अपने पेपर पूरे रखो, चालान क्यों होगा भाई, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मेरा तो मानना ये है, ये तो अमाउंट इसीलिए ज़्यादा बढ़ाया हुआ है ना, जिससे कि पब्लिक को डर लगे कि हमें अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए। वो तो गलत है भाई, गाड़ी अगर पोल्यूशन ज़्यादा फेंक रही है तो उसको तो करना चाहिए। हाँ, पोल्यूशन करवाना चाहिए। लोग इस चीज़ में लापरवाह हैं थोड़े। मैडम 15 साल पुरानी तो गाड़ी वैसे ही जब्त होनी चाहिए। अगर वो पोल्यूशन छोड़ दिया है तो अपने आप हमारी ही सेहत पे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। हाँ, लोगों को अलर्ट होना चाहिए। गीता कॉलोनी में मंगलवार रात लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसके बाद उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घायल 23 साल के गुलाम रसूल को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पीड़ित गुलाम रसूल गीता कॉलोनी के रानी गार्डन का रहने वाला है और गांधीनगर की कपड़ा फैक्ट्री में एक सिलाई का काम करता। तो वहीं गुलाम रसूल का कहना है कि मंगलवार रात करीब 10 बजे वे फैक्ट्री से घर लौट रहा था। जब वे गीता कॉलोनी में राजा राम मोहन मार्ग पर पहुंचा तो 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया और लूटपाट करने की कोशिश की और उसका विरोध किया। तो वहीं एक बदमाश ने धारदार हथियार निकालकर हमला कर दिया। उसे मोबाइल लूटकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे एसडीएन अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात झगड़े के बीच बचाव करने पर हमला कर दिया। आरोपी युवक ने पेट और कमर में चाकू मारकर फरार हो गए थे। इस दौरान मौके पर भीड़ जुट गई, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। पुलिस ने 29 साल के इमरान को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि युवक से 1900 रुपए उधारी के जब दुकानदार ने मांगे तो युवक गुस्सा हो गया और दुकानदार की पिटाई करने लगा। साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर मंगलवार को दुकानदार के बयान पर केस दर्ज कर लिया है। हर्षित ने बताया कि उधार पर दुकान से बीड़ी सिगरेट लिया करता था। वह 1900 का उधार ले चुका था। रविवार को जब उसका दोस्त दुकान आया तो उसने उधार चुकाने के लिए बोला तो वो गुस्सा हो गया और दुकानदार की पिटाई करने लगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।